सुल्तान शाह ने लड़की की बरहना पिंडलियों पर चादर का एक गोशा डालते हुए इस बार कदरे बेपरवाही से जवाब दिया। हम दोनों एक शिकार पर पिल पड़ते तो ये सरासर वक्त का ज़िया होता। चंदन बेहोश हो चुका है, अब हमें इन दोनों को यहाँ से निकाल कर गाड़ी में पहुंचाना है। वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए मैंने अपने मजाक को तूल देने की कोशिश नहीं की। मेरी दानिश में वो अगला काम इस मुहिम का मुश्किल तरीन मरहला था। मैं चंदन को कंधे पर लाद लेता हूँ, तुम लड़की को उठा लो। सुल्तान शाह ने झट तजवीज़ पेश कर दी। मेरे सरसरी मजाक के जवाब में उसकी वो तजवीज़ बुरी नहीं थी। लड़की के नाजुक सरापा के मुकाबले में चंदन का वजूद खासा भारी था। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था और मैं चंदन की बेहोशी के बाद वाली सूरत-ए-हाल का ज़हनी तजिया करने में मसरूफ था। हम उस गली की 7वीं इमारत के ज़ेरी फ्लैट में मौजूद थे। हमारी गाड़ी इमारत के कुर्बो जवार में मौजूद थी और इमारत के गिर्द कोई अहाता नहीं था। बाहर धुंधलाई हुई नाकाफी रोशनी बल्कि बड़ी हद तक तारीकी का राज था। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे और शहर के कारोबारी इलाकों के कल्ब में रहने वाले बेशतर शुरफा अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। बाहर किसी गश्ती चौकीदार के न होने की वजह से यह खतरा कम ही था कि कोई हमें दो बेहिस्सो हरकत हेवलों के साथ चंदन के फ्लैट से निकलकर गाड़ी तक जाते हुए देख लेता और शोर मचा देता। ऐसी कोई नाजुक पोजीशन पैदा होने की सूरत में तारीख प्लाट के अहाते में छुपे हुए STF के कारकुन हमारी मदद के लिए मैदान में कूद सकते थे। वो पेशावर लोग थे, लड़ने भिड़ने और साफ बच निकलने के फन में खसूसी महारत रखते थे। वो हवाई फायरिंग करके या किसी और हरकत के जरिए ऐसी हड़बूंग मचा सकते थे कि हमें अपनी कार तक पहुंचने में किसी मुदाखलत का सामना न करना पड़ता। मैंने सुल्तान शाह के मशवरे पर अमल करने का इरादा कर लिया। बरहना लड़की को मैं बिस्तर की चादर में समेट कर आसानी से बाहर ले जा सकता था। इसीलिए मेरे दिमाग में एक कूंदा सा लपका और मेरे बढ़ते हुए कदम फर्शी कालीन में गड़ कर रह गए। मैं बीमगन से दरवाजे का कुफल काट कर फ्लैट में दाखिल हुआ तो लड़की चंदन की पिलाई हुई शराब और अपने शबाब के नशे में इतनी मदहोश थी कि उसे फ्लैट में हम दोनों के दाखिले का इल्म हो सका न वो हमें देख लेने के काबिल थी। वो एक आबरूब बाख्ता और शायद पेशावर लड़की थी जो चंदन का दिल बहलाने के लिए इस रात वहां आई हुई थी। होश में आने के बाद उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सकता था कि फ्लैट में कौन लोग आए थे और चंदन को क्यों उठा कर ले गए। वो 100% एक गैर मुतलका फरीक थी जो महज अपनी बदकिस्मती की वजह से वहां आन फंसी थी। हमें अपने काम के सिलसिले में उससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। इसके बरअक्स वो स्टेशन 4 के एहलकारों के लिए वबाल जान बन सकती थी। मेरे ख्यालात की दूसरी रो इतनी कवी थी कि मैंने उसी लम्हे लड़की को अपने साथ ले जाने का इरादा तर्क कर दिया। सुल्तान शाह बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा मेरे इशारे का मुंतजिर था। मैं लड़की को भूल कर उसकी तरफ बढ़ गया। मैं लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे बाथरूम की तरफ आता हुआ देख कर वो मचल गया। इसे तुम उठा कर ले जाओगे? बक बक मत करो, मैंने नीची आवाज में उसे डांटा। लड़की हमारे लिए बेकार है, वो होश में आने के बाद किसी को कुछ नहीं बता सकेगी। तुम आगे चलो, मैं बेहोश मर्द को कंधे पर लाद कर लाता हूँ, सुल्तान शाह ने मुस्तद्दी से कहा। लड़की का कांटा दूर हो जाने के बाद चंदन को पुश्त पर लाद कर बाहर ले जाना मुनासिब नहीं था। हम दोनों उसकी बगलों में हाथ देकर उसे सफाई से अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त तक ले जा सकते थे। कोई हमारी झलक देख भी लेता तो ये समझ कर नजरअंदाज कर देता कि दो मददगार किसी मरीज या शराबी को सहारा देकर इमारत से ले जा रहे हैं। चंद लम्हों में चंदन का वजूद हमारे शानों के सहारे दरमियान में झूल रहा था। हम दोनों ने पेशकदमी शुरू की तो चंदन के बेजान पैर फर्श और फिर कालीन पर नरमी से घिसट रहे थे। नकाज के दरवाजे के करीब में जरा आगे निकलकर तिरछा हो गया। फ्लैट छोड़ने से पहले मैंने लम्हा भर के लिए अपना सर दरवाजे से बाहर निकालकर उखाबी नजरों से कुर्बो जवार का जायजा लिया और मैदान साफ पाकर आगे बढ़ गया। रात के गहरे सन्नाटे में कंक्रीट के फर्श पर चंदन के नंगे पांव घिसटने की आवाज खासी नुमाया थी। चंदन का कद हम दोनों से खासा दबता हुआ था। मैंने सरसराती हुई आवाज में सुल्तान शाह को हदायत की, इसे ऊपर उठाओ, पैर जमीन पर न लगने पाए। उसे चंद सानियों के लिए रुक कर जोर लगाया। मैंने भी कोशिश की मगर हम दोनों उस वजनी लाश को फिजा में मुअल्लिक नहीं कर सके। जिनों वाले बंद और कदरे रोशन गलियारे से खुली फिजा में निकलते ही मेरा बदतरीन अंदेशा हकीकत का रूप धार कर सामने आ गया। इस इमारत में कोई चौकीदार नहीं था मगर इलाके में रात को गश्त करने वाला चौकीदार दूर से चला आ रहा था। दाहिनी तरफ दूर से सड़क पर उसके डंडे की आवाज आ रही थी। तेज चलो, मैंने चढ़े हुए सांसों के दरमियान कहा। इसके पहुंचने और कुछ समझने से पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हम हमारे से निकलकर बाईं तरफ खड़ी हुई कार की तरफ मुड़े तो चौकीदार ठीक हमारी पुश्त पर था। इस सड़क पर फैली हुई धुंधली रोशनी में शायद उसने दूर ही से दो अफराद के कंधों पर झूलते हुए तीसरे आदमी को देख लिया, जिसके बदन पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक नीकर नजर आ रहा था।
पुख्ता सड़क पर चौकीदार के कदमों और डंडा मारने की आवाजों में यक बयक तेजी आ गई और उसी के साथ मेरे तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ने लगी। मैंने रुककर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने और मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, बस पूरी कुव्वत मुजतमा करके चंद कदम दूर खड़ी हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता रहा। इस वक्त वो मुख्तसर सा फासला मुझे मीलों पर मुहित नजर आने लगा था। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि इस कार्रवाई में कोई बेगुनाह हमारे हाथों मजरू ना हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो इम्कान तेजी से खत्म होता जा रहा था। मुश्तबा सूरत हाल ने चाय चौकीदार के दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया था और उसके कदमों के करीब आती हुई आवाजें बता रही थीं कि उसने सड़क पर हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। हम अपनी कार तक पहुंच चुके थे। इसके दरवाजे हमने दानिस्ता मुकफ्फिल नहीं किए थे। मैंने दिल में उस फर्ज शनास और बेजिगर चौकीदार पर लानत भेजी और पिछला दरवाजा खोलकर चंदन के जिस्म को बेदर्दी से अंदर डाल दिया। सुल्तान शाह अपने बोझ से निजात हासिल करते ही तकरीबन दौड़ता हुआ गाड़ी के गिर्द घूमकर ड्राइविंग सीट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि अचानक फिजा में ठक की एक दबी दबी मगर वाज़े आवाज सुनाई दी। फिजा में एक इंसानी कराह गूंजी और कोई भारी वजूद धम से जमीन पर गिर गया। पीछे से आने वाली वो अलामती आवाजें इस कदर पुरस्रार थीं कि मैं बेसाख्ता पीछे मुड़ने पर मजबूर हो गया। चौकीदार के कदमों और डंडे की आवाजें यकायक मफकूद हो चुकी थीं। वो एक सुकड़े हुए वजूद की सूरत में हमसे 10-15 फुट के फासले पर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और एक दुबला पतला शख्स अपने हाथ में राइफल लिए दबे कदमों से तारीख पलाट के अहाते की दीवार की तरफ दौड़ा जा रहा था। मैंने देखते ही देखते उस मुसल्ला और मुनहनी शख्स ने किसी बंदर किसी फुर्सी से अहाते की दीवार अबूर की और फिर अंदर की तारीकी उसे निगल गई। महाज पर पैदा होने वाली हलचल खत्म हो चुकी थी। शायद एसटीएफ के किसी छुपे हुए कारकुन ने चौकीदार को हमसे दूर रखने के लिए अपनी कमीनगाह से बाहर निकलकर उसकी खोपड़ी पर अपनी आहिनी राइफल का दस्ता बजा दिया था। मिली कैदी के साथ वहां रुकना खतरनाक था। जो कुछ हुआ था वो हमारे हक में था। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर फुर्ती से पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। सुल्तान शाह इंजन स्टार्ट कर चुका था। मेरे सवार होते ही गाड़ी ने तेजी से यू टर्न लिया और फिर उस गली से निकलती चली गई। बेचारा चौकीदार बदस्तूर सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। उसका मोटा और लंबा डंडा लुढ़क कर उससे दूर चला गया था। ये कौन पड़ा हुआ है? चौकीदार के करीब से गुजरता हुआ सुल्तान शाह तहय्युर ज़दा आवाज में सवाल कर बैठा। शायद वो चंदन को संभालने में इतना ज्यादा मुनहमिक था कि उसने अपने अकब से आने वाले सूती तासरात पर सिरे से ध्यान नहीं दिया था। गली में गश्त करने वाला रात का चौकीदार मालूम होता है। मैंने पैकेट में से सिगरेट मुंतखब करते हुए सुकून से जवाब दिया। यह अंदाजा उसके मोटे और भारी डंडे से मैंने भी कर लिया था। वो सड़क पर बेसुध क्यों पड़ा हुआ है? उसे किसने मार दिया? पता नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम में लगा हुआ था। मैंने मुख्तसर सा जवाब देकर उसे टालना चाहा। हकीकत ये थी कि चौकीदार के साथ जो कुछ हुआ था मुझे भी उसका सही इल्म नहीं था। वो जो कुछ थे मेरे अंदाजे थे। मैं इन अंदाजों के बिना पर कोई जवाब देकर बात को तूल नहीं देना चाह रहा था। पास जो कुछ हुआ था उसका सही जवाब अव्वल खान ही दे सकता था, मगर मैं अपने क्यासात की बिना पर दिल ही दिल में एसटी वालों की मुसादी का मोतरिफ हो चुका था। वो जहां भी होते थे बर वक्त हरकत में आते थे और दुश्मन पर कारी ज़रब लगा कर लौट जाते थे। मुझे याद नहीं था कि कभी किसी मुहिम में इनकी शमूलियत या मुदाखलत की वजह से मुझे किसी खसारे से दो चार होना पड़ा हो। इस वक्त भी उनका कोई आदमी गैबी तायद की सूरत में अचानक नमूदार हुआ था। अगर इलाके का चौकीदार हम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो खासी उलझन और बदमज़गी पैदा हो सकती थी। सबसे बड़ा नुकसान ये होता कि हमारी कार्रवाई का एक चशमदीद गवाह पैदा हो जाता, जिसके जरिए चंदन के पुरतशद्दुद अगवा की कहानी आनन फानन फैल सकती थी। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खामोश बैठे क्या सोच रहे हो? मेन रोड पर निकल आने के बाद सुल्तान शाह ने मुझे टोका। तुम्हारे सवाल का सही जवाब अव्वल खान से मुलाकात होने पर मिल सकेगा। मैंने खुश्क लहजा में कहा। तुम्हारे पास इसका दिया हुआ ऑपरेटर्स मौजूद है, इस पर चार्लियों से बात क्यों नहीं कर लेते? मैं काम में उलझकर चार्ली 1 और 2 से राब्ते की सहूलत को सिरे से नजरअंदाज कर बैठा था। उसके याद दिलाते ही मैंने डैशबोर्ड के निचले खाने से ऑपरेटर्स निकाला और उस पर चार्ली 1 के लिए पैगाम नशर कर दिया। उनसे गुफ्तगू करने के लिए मेरा कोड चार्ली 3 मुकर्रर किया गया था। दूसरी तरफ से बिला ताखीर जवाब मिल गया। चार्ली 1 सर, हम लोग आपके पीछे आ रहे हैं। दरमियान में कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी के रोशन हेडलैम्प से आपको अपने अक्कब नुमा आईने में नजर आ रहे होंगे। ओवर। ऑपरेटर से उभरने वाली आवाज सुल्तान शाह के कानों तक भी पहुंच रही थी। उसने फौरी तौर पर चार्ली 1 की बात की तायीद कर डाली। वेरी गुड, मैंने सुल्तान शाह का जवाब सुनने के बाद कहा। इसी तरह हमारे पीछे आते रहो। चौकीदार के साथ क्या हुआ था? सर, आप लोगों के बाहर आने से पहले ही हमने उसका डंडा बजाने की आवाज सुन ली थी।
और इसको हमारे की तरफ आता हुआ देखकर मुस्तरिब हो गए थे। आपको देखकर उसने अपनी रफ्तार तेज की तो मैंने उसे वहीं रोक देने का फैसला कर लिया। वो बहुत गड़बड़ फैला सकता था। मैंने खामोशी से उसके पीछे पहुंचकर सर पर राइफल की बट से जर्ब लगाई और काम बन गया। वो आपसे टकरा जाता तो वहां एक हंगामा खड़ा हो जाता। तुम दोनों कहाँ छुपे हुए थे? मैंने उससे वो रस्मी सा सवाल भी पूछ लिया। 7वीं बिल्डिंग के सामने एक वीरान प्लाट के अंधेरे में हमने बना ली थी। ओके, तुम इसी तरह हमारे पीछे आते रहो। कैदी को तुम्हारी गाड़ी में डालने का प्रोग्राम अब खत्म समझो। मैंने वो आखिरी हदायत देकर सिलसिला वहीं खत्म कर दिया। क्या कैदी को स्टेशन 4 के बजाय सदर मेंशन ले जाना चाह रहे हो? ऑपरेटर्स पर बात खत्म होते ही सुल्तान शाह ने सवाल ताक दिया। तुम्हारे जहन में ये अछूता ख्याल कैसे आ गया? मैंने पुरमजा अंदाज में पूछा। कायद आजम के मज़ार के पीछे चंदन को इनकी गाड़ी में मुंतकिल करने का प्रोग्राम तुमने किसी वजह से मनसूख किया होगा। मैंने सिगरेट सुलगाकर संजीदगी से कहा, चंदन गुरनानी से बाज पुरस के लिए सदफ मेंशन इस शहर की बेहतरीन इमारत है। वहाँ मुलजमों से पूछगछ के लिए तशद्दुद से कहीं ज्यादा नफ्सियाती हरबों से काम लिया जाता है, जिसके लिए खसूसी अमला मौजूद है। मैंने इनके साथ वक्त गुजार कर इनके तौर तरीकों का करीब से मुशाहिदा किया है। अंदर के भयानक और नीम तारीख आसेबी माहौल में घुसते ही आदमी का दिल बैठना शुरू हो जाता है। तुमने सदफ मेंशन की बात शुरू कर दी। मैं चंदन की पोजीशन जानना चाह रहा था। उसने मेरी बात काट कर एतराज किया। मैं तुम्हें पूरा पस मंजर समझाना चाहता हूं ताकि तुम इस मौजू पर बार बार सवालात करके मुझे तंग न करो। मैंने तुर्शी से जवाब दिया। मुझे इंतखाब करने का मौका मुयस्सर होता तो मैं चंदन को सीधा सदफ मेंशन ले जाता, लेकिन जलाल इस मामले से बिल्कुल अलग थलग रहना चाह रहा है ताकि बाद में पैदा होने वाली पेचीदगियों से बच सके। यह मजबूरी है कि हमारे पास अपने कैदी के लिए स्टेशन 4 के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। तो अब तुम खुद स्टेशन 4 तक दौड़ लगाने का इरादा कर चुके हो? उसने दोबारा कथा कलामी की। जब अव्वल खान कैदी के इंतजार में अपने बीवी बच्चों को भूल कर वहां बैठा रह सकता है तो हमें वहां जाने में क्या कबाहत है? कुछ भी नहीं। वो मेरे जारहाना लहजे पर बौखला कर रह गया। इखलाक का तकाजा यही है कि हम खुद कैदी को उसके पास ले जाएं। मेरे फैसले का इखलाक से दूर का भी सरोकार नहीं है। ऐसे कामों में इखलाकियात पर गौर करने वाले बेदर्दी से मार दिए जाते हैं। चंदन हाथ आ गया है तो अब मैं जल्द अज जल्द इसकी कहानी सुनने के लिए बेचैन हूँ। शायद अव्वल खान भी इसी नीयत से अपने दफ्तर में जमा हुआ है। सुल्तान शाह ने वापसी के लिए MA चनार रोड के बजाय शाहराह फैसल का रास्ता लेना पसंद किया। मुझे इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं थी। चंदन पिछले हिस्से में बेहोश पड़ा हुआ था। सुल्तान शाह ड्राइविंग में मसरूफ था और मेरा जहन आने वाले हालात तो वाकयात में उलझा हुआ था। रात गए शहर की मारूफ सड़कें भी खाली खाली नजर आ रही थी। रात के गहरे अंधेरे में स्ट्रीट लाइट्स की तेज रोशनी शहर की खूबसूरती को उजागर कर रही थी। मगर कराची के बासी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो ऊपरी लेपापोती बाहर से आने वाले मेहमानों की दिल फरेबी के लिए थी, वरना पुराने और नए शहर के बहुत से इलाके हर वक्त गंदगी, सैलन और तारीकी की अमाजगाह बने रहते थे। सुल्तान शाह सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से होता हुआ शाहराह कायदीन पर निकला और फिर कायदे आजम के मज़ार की अकबी सड़क पर हो लिया। वो वही मकाम था जहां हमें अपने मतरूक प्रोग्राम के तहत रुक कर कैदी को अव्वल खान के आदमियों के हवाले करना था। शहर के वासियों के लिए रात गहरी हो चुकी थी, मगर सब्जी मंडी पर जिंदगी की सारी चहल पहल अपने अरूज पर थी। दूर दराज के जरी इलाकों और मुजाफात से फल और सब्जियां लाने वाले भात भात के ट्रकों ने ट्रैफिक के कवानीन की परवाह किए बगैर यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क तकरीबन बंद की हुई थी। सुल्तान शाह किसी पेशावर ड्राइवर की तरह खुद कलामी के अंदाज में पिकअप और ट्रक वालों को बुरा भला कहता अपना रास्ता बनाता रहा। आखिरकार हम अपने घर के करीब से गुजर गए। रास्ते भर मुझे बस एक खौफ दामनगीर रहा था कि कहीं पुलिस की किसी गश्ती पार्टी से सामना न हो जाए। हम अपनी गाड़ी में ऊपरी तन से बरहना चंदन की मौजूदगी का कोई जवाब नहीं दे सकते थे। हसन स्क्वायर के चौराहे से आगे निकलते ही मेरा वो खौफ यकलख्त काफूर हो गया। पुलिस के खौफ में मुब्तला होकर मैं ये बात बिल्कुल फरामोश कर बैठा था कि स्पेशल टास्क फोर्स के 2 आदमी अपनी नई करोला में हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। पुलिस वालों से निमटने के लिए इनकी मौजूदगी काफी थी। STF वाले फौजी थे न शहरी। इनके वजूद से लेकर इनकी सरगर्मियों तक सब कुछ इस कदर खुफिया था कि इनके बारे में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी सीना गजट के जरिए चलने वाली जुबानी हदायतों की बिना पर एक खसूसी दर्जे के हर इंतजामी अफसर को इनका गायबाना तारुफ हासिल था। STF वाले जब भी कहीं खुलकर सामने आते थे तो हर नफरी इनकी मौजूदगी का एहतराम करते हुए मौका से टल जाने को तरजीह देती थी। यूनिवर्सिटी रोड खत्म हो गया। हम सफूरा गोड से आगे निकलकर छावनी की हदूद की तरफ बढ़ने लगे। आगे हमें एक मिलिट्री चेक पोस्ट से गुजरना था।
अचानक मेरे ट्रांसमीटर पर चार्ली 1 की भराई हुई आवाज उभरी। मैंने उसे लाइन पर अपनी मौजूदगी की इत्तला दी तो उसने बताया कि वो अपनी गाड़ी हमसे आगे निकाल ले जाने के कहा थे ताकि चेक पोस्ट पर वक्त जाया न हो, हम रुके बगैर उनके पीछे चेक पोस्ट से गुजर जाएं। मैंने इस तजवीज़ से फौरी इत्तिफाक कर लिया। सुल्तान शाह ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कदरे कम की और उसे बाएं तरफ दबा लिया। एसटीएफ वालों की करोला जन से हमसे आगे निकल गई। एसटीएफ के एहलकार फौजी जवानों के लिए अजनबी नहीं थे। वो रुके बगैर महज रफ्तार कदरे कम करके आगे निकल गए। पास से गुजरते हुए इनमें से किसी ने फौजी संतरी को हमारी गाड़ी के बारे में बता दिया था, इसलिए हमारे गुजरने तक रुकावट उठी रही। फौजी ने भी हमें हाथ के इशारे से गुजर जाने का सिग्नल दे दिया था। जिस तरह फौज में कोर और डिवीजन से लेकर यूनिट की सतह तक हर छोटे बड़े ग्रुप का अपना हिफाजती निजाम होता है, इसी तरह मिलिट्री चेक पोस्ट से आगे हर हिसास इलाके में दाखिले के लिए शायद जा बजा रुकावटें मौजूद थी, मगर एसटीएफ की चेक पोस्ट हमेशा की तरह हमारे लिए खुली हुई थी। खुले मैदान में गूंजने वाले इंजनों की आवाजें दूर से बैरकों में सुनी जा रही थीं। हमारी गाड़ियां अव्वल खान के दफ्तर के सामने पहुंची तो पहले से अपनी बैरक के बरामदे में खड़ा हमारा मुंतजिर था। उससे हमारी आखिरी मुलाकात को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, मगर वो मुझसे यूं तपाक से मिला जैसे बरसों बाद हमारी मुलाकात हो रही हो। वो मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने दफ्तर की तरफ ले गया। इसके आदमी उसे फौजी सलाम करके हमारी गाड़ी में पड़े हुए कैदी की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। शाहिद ने पहले ही बता दिया गया था कि कैदी को अपने ठिकाने पर लाने के बाद उसके साथ क्या सलूक करना है। तुमने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे आदमियों के साथ हम यहाँ क्यों चले आए? मैंने उसके दफ्तर में दाखिल होते हुए कहा। मैं खुद चंदन के इंतजार में यहाँ न बैठा हुआ होता तो तुमसे सवाल जरूर करता। मुझे मालूम था कि तजस्सुस तुम्हें चैन से घर नहीं बैठने देगा। तुम्हारी और चार्ली 1 की गुफ्तगू मेरे रेडियो रूम में सुनी गई थी और मुझे मालूम हो गया था कि तुम यहाँ आ रहे हो। मैंने महसूस किया कि पिछली मुलाकात के मुकाबले में इस वक्त अव्वल खान का मूड खुशगवार था, लेकिन मैं उससे जाती नोयत का कुछ सवाल करके उसके अना को मजरू नहीं करना चाहता था। राव और अमेरिकी CIA की बढ़ती हुई सरगर्मियों के बारे में इधर उधर की बातें करते हुए वोकदा खुद ब खुद खुल गया। एसटीएफ के बास ने खुद फोन करके अव्वल खान को हदायत की थी कि वो सुबह चीफ क्लर्क लैरी के साथ होने वाले इजलास में एसटीएफ की गैर रस्मी नुमाइंदगी करे। अपने पिछले तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए अव्वल खान ने अपने बास से ये इजाजत ले ली थी कि अगर वो अपनी मदद के लिए किसी को अपने साथ ले जाना चाहे तो ले जा सके। अब चंदन कब तक होश में आ जाएगा? मैंने कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा। उस पर जहर के तोड़ आजमाए जा रहे होंगे, किसी भी लम्हे कोई खुशखबरी मिल सकती है, अव्वल खान ने बताया। मेरा ख्याल है कि इससे पूछगछ की इब्तिदा हम दोनों को खुद करनी चाहिए, मैंने मोहतात लहजे में कहा। अव्वल खान बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम फिक्र न करो, ये नए काम हम इस अंजाम देंगे। मेरे आदमी सिर्फ उसे होश में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलेगा मेरे आदमी मुझे खबर कर देंगे और हम उसके सर पर मुसल्लत हो जाएंगे।